नमस्कार। साल 2014 के महाचुनाव अपने निर्णायक दौर में हैं। बस कुछ चंद जो चरण हैं उनकी पोलिंग बाकी है, जो लास्ट फेजेस हैं उनकी कुछ पोलिंग बाकी है और उसके बाद पूरे देश को इंतजार रहेगा 16 मई का, जब लोगों ने, मतदाताओं ने जो ईवीएम पे बटन दबाए थे उसका नतीजा सामने आएगा। और आज हमें बहुत खुशी है, श्री नरेंद्र मोदी जी आज डीडी न्यूज़ के साथ विशेष बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र मोदी। डीडी न्यूज़ के दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी मोदी जी, जब हम आ रहे थे यहाँ पे आज सुबह तो एक बोर्ड लगा देखा मैंने गांधीनगर में, दिल्ली 904 किलोमीटर। यहाँ से दिल्ली 904 किलोमीटर है। दिल्ली कितनी दूर है अभी आपके लिए? इट डिपेंड्स किस व्हीकल से जा रहा हूँ। आप जनता के समर्थन का आपके पास वाहन है, तो उससे आपको क्या लग रहा है कि क्या भरपूर समर्थन मिल रहा है? चुनाव के जितने दौर हुए हैं जी, उसका अगर मैं बारीकी से अध्ययन करूं, क्योंकि मैं एक राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी भी हूं, और मैं साफ मानता हूं कि चुनाव एक तरफा हो गया है। सत्ता दल, कांग्रेस पार्टी के उनके साथी करीब करीब मैदान छोड़ चुके हैं। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ने से मना कर दिया। ये आमतौर पर बुरे से बुरे दिन हो तब भी कभी कोई राजनीतिक दल में होता नहीं है जी। इसी से लोगों को एक सिग्नल चला गया कि भाई ये अब मलाई मिलती है तब तक तो रहने को तैयार है, लेकिन मुसीबत आती है तो झेलने को तैयार नहीं है। इससे जनता में एक स्ट्रांग मैसेज गया है कि भाई अब कांग्रेस डूबती नहीं है। दूसरा, उनके चुनाव प्रचार के सारे अलग अलग तबके हैं। डे वन से उन्होंने मोदी सेंट्रिक चुनाव बना दिया। उन्होंने बनाया, आप ही कहते हैं? वो कहते हैं आपने मोदी सेंट्रिक। मैं आपको समझाऊं। जब भारतीय जनता पार्टी में चर्चा चल रही थी कि मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा, वो तो बीजेपी का अंदरूनी मामला था, घोषित करे या न करे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का बयान आया कि हम चाहते हैं कि मोदी को जल्दी से घोषित करें ताकि हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि देश मोदी को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है, फिर चुनाव हमारा एक तरफ। ये कांग्रेस के बयान आपके पास रिकॉर्डेड होंगे, आप उपयोग कर सकते हैं। जब तय हो गया तो उन्होंने महफिल का माहौल बनाया कि हाँ वाह बढ़िया हो गया, अब हमारे लिए एकदम से लकीर यानी मक्खन पे लकीर करने वाला मामला हो गया है, ऐसा उनको लगा। फिर थोड़े दिन के बाद उनको लगा कि नहीं जरा और चेंज करो, तो बाद में उन्होंने कहा कि हो सकता है गुजरात के बाहर मोदी नहीं चलेंगे। ठीक है, बीजेपी वाले नाचते हो। चारों तरफ हमारी रैलियां होने लगी तो उनको ये परेशानी हो रही है, भाई क्या बात है, तो होने लगा है। तो फिर उन्होंने चला है कि मोदी बुजुर्गों का अपमान करते हैं, डिकना करते हैं, फलाना करते हैं जी। और उनके वरिष्ठ नेता जिनके भरोसे उनकी सारी इलेक्शन कैंपेन है, उन्हीं के भरोसे उनको ये करना पड़ा। तो ये एक के बाद एक कदम। अभी भी देखिए आप, डेवलपमेंट पे कोई चर्चा करने को कांग्रेस तैयार नहीं है। 10 साल से वो सरकार चला रहे हैं। महंगाई का वादा किया था, पूरा नहीं किया, जवाब नहीं दे रहे, चर्चा नहीं कर रहे। 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने के लिए कहा था, नौजवानों को रोजगार नहीं दिया। निर्भया फंड का 1000 करोड़ रुपया लगाया था बहन बेटियों की सुरक्षा के नाम पर जी। एक नया पैसा खर्च नहीं किया। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, जवाब नहीं दे रहे। और जब चुनाव होता है तो जिस सरकार के लिए चुनाव होता है उस सरकार में जो लोग बैठे हैं उन्होंने जनता को जवाब देना चाहिए। पर प्रधानमंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले ऐसा कहा, उन्होंने कहा कि जो बात चल रही है, बीजेपी कह रही, दावा कर रही है कि देश में मोदी लहर है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि ऐसी कोई लहर नहीं है, तो सिर्फ मीडिया क्रिएशन है। देखिए, जो एयर कंडीशन कमरे में रहते हैं ना, उनको बाहर की हवा का पता ही नहीं होता है जी, कभी पता नहीं होता। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं कि जिनको कभी चुनाव लड़ने का सौभाग्य नहीं मिला है, जनता के बीच में जाने का अवसर नहीं मिला है,
जिनको जनता के बीच में जाने का अवसर नहीं मिला है, अब उनको लहर का पता नहीं चलेगा। जब आपको 13 सितंबर को जब ये बीजेपी ने ऐलान किया कि आप उनके प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे, उसके बाद के आपके लगातार जो भाषण थे उससे ऐसा लग रहा था कि ये चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पर होगा, और आप भी बार बार डेवलपमेंट की बात करते थे, गुजरात मॉडल की बात करते थे। लेकिन अब पिछले 7 महीने में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पर्सनलाइज चुनाव हो गए हैं। एक व्यक्ति या किसी व्यक्तियों की, नेताओं की महत्वाकांक्षाओं पर लड़े जा रहे हैं, उनके बयानों पर लड़े जा रहे हैं। ऐसा आपको दुख होता है कि मतलब मुद्दे से कहीं भटक रहे चुनाव? और मैं चाहूँ कि दूरदर्शन मेरे भाषणों का एनालिसिस करे कि पूरा विषय में, चुनाव के मैदान में एक ही सभा दे रहा हूँ अमृतसर को, और कोई भी पॉलिटिकल छिटाकशी बिना डेवलपमेंट का दिशा क्या हो, अमृतसर को कैसे डेवलप करे, पूरा विषय बोल के मैं आया हूँ। अब मैं देख रहा हूँ कि वो हिंदुस्तान के एक भी मीडिया में वो नजर नहीं आता है, लेकिन वहां कहीं कुछ और बोल दिया होता तो आप लोगों तो मेरे को सोना चांदी मिल जाती। मोदी जी, बहुत से राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो ये मानते हैं कि बीजेपी आरएसएस एक रणनीतिक तरीके से, स्ट्रैटेजिकली ये वो करती है कि एक मॉडरेट फेस हो, एक हार्ड लाइनर फेस हो, इसका कॉम्बिनेशन रखती है। पहले अटल जी मॉडरेट फेस थे, अडवाणी जी को हार्ड लाइनर माना जाता था, अडवाणी जी का उसके बाद स्टैंड चेंज हुआ, जिन्ना की मज़ार पे गए, उसके बाद उनको लोग मॉडरेट कहने लगे, आपको हार्ड लाइनर कहने लगे। आज लोग कह रहे हैं कि मोदी जी बदल रहे हैं, वो जो हैं अपने जो नेता बयान देते हैं, गिरिराज जी का बयान हो, किसी का बयान हो, आप उसको खंडन करते हैं, ऐसे बयान नहीं, तो आप मॉडरेट हो रहे हैं। अब होड़ ये लगी है कि आपका हार्ड लाइनर चेहरा कौन हो, अमित शाह जी हों या फिर गिरिराज जी हों, तो ये क्या स्ट्रैटेजिकली होता है? मैं समझता हूँ हमारे देश में कुछ पॉलिटिकल पंडितों ने और राजनीतिक विश्लेषकों ने और गर्मा गर्म जो न्यूज़ ट्रेडर्स हैं, माल बेचते हैं जी, वे लोग का एक माइंडसेट बन गया है, और इसलिए वो हर चीज को वो अपनी जो निश्चित फ्रेमवर्क है उसी में फिट करने की कोशिश करते हैं, और इसलिए ये पिछले 40 साल से चल रहा है। जैसे अटल जी को कहते थे बहुत ही महान व्यक्ति हैं लेकिन गलत पार्टी में है, तो ऐसे ही एक ही प्रकार की उनकी जो शब्दावली है उसमें समय समय पर वो लोगों के चेहरे बदलते रहते हैं। तो ये इस शब्दावली को लेकर के जिनकी रोजी रोटी चलती है उनका ये खेल है। भारतीय जनता पार्टी को अगर समझना है तो उनके प्रस्ताव क्या हैं इतने सालों में, उनकी सभी नेताओं की अधिकृत वाणी क्या है, सरकार में उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, संसद में उनके स्टैंड क्या है, इन सब का एनालिसिस करोगे और फिर देखोगे तो भारत के संविधान को समर्पित अगर कोई दल आज टॉप पर होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आपके मित्र बहुत है, जैसे आपने पहले भी कहा कि पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन एक आपके मित्र शरद पवार साहब हैं, उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी की स्वीकार्यता कम है तो राजनाथ सिंह जो है वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्योंकि उनकी स्वीकार्यता आपसे ज़्यादा है। आपके मित्र हैं शरद पवार साहब, जो मित्र ऐसा कहते हैं। एक तो मुझसे वो काफ़ी वरिष्ठ है, मैं तो बहुत जूनियर हूँ उनके हिसाब से। ये बात सही है कि मेरा उनका संबंध बहुत अच्छा रहा है, आज भी है, लेकिन उनके और हमारे राजनीतिक विचार बिल्कुल भिन्न है। अब वो चुनाव के मैदान में है, तो ये जो कांग्रेस और यूपीए की स्ट्रेटेजी है कि कंफ्यूजन क्रिएट करो, भले अब सरकार बने एनडीए की लेकिन मजबूत ना बने तो हो हल्ला वाला बने, इसके बीच तो बोने पड़ेंगे ना। तो बीज बोने का काम शरद पवार का वहाँ चुनाव पूरा हो गया, तो क्योंकि उनके लिए महाराष्ट्र में तो मोदी को गाली दे करके कुछ निकलना नहीं था, तो चुनाव पूरा होने के बाद उन्होंने इंटरव्यू देना शुरू किया है। लेकिन आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या मोदी जी में बदलाव आया है, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई मोदी जी अब जिस तरह का स्टैंड लेते हैं, जिस तरह की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वो थोड़ा सा बदलाव दिखता है उनकी लाइन में कहीं ना कहीं। मैं मानता हूँ कि ये मूल्यांकन जो है ना वो सही नहीं है जी। इसलिए क्या किसी ने मोदी का थरो चेकिंग किया है? जीवन का पूरी यात्रा में मोदी ने कब कब क्या स्टैंड लिए? गंगा जमुनी संस्कृति की आपने बात करी अभी बनारस में, लोग कहते हैं कि आपने पहले तो गंगा जमुनी संस्कृति की बात आप, यही तो मैं कहता हूँ, अब मेरे शब्दों को अब नोटिस करते हैं, पहले नहीं करते थे।
तो प्रॉब्लम आपका है। जी। ये मैं बचपन से बोल रहा हूँ, हाँ। यही सीखा हूँ और इसलिए मुझे जहाँ जहाँ अवसर मिला हमने यही बातें कही है। अब ये क्या है कि अब आपके ध्यान में आता है कि ऐसा बोला, अब वो चीज़ मैं कई वर्षों पर बोला होता हूँ। तो मैं बहुत वैचारिक से बहुत क्लैरिटी वाला इंसान हूँ।